खंबाघनी मारू राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो सारे एमआरपीएंस? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। आज हम आरएएस और कॉलेज लेक्चरर के लिए जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है उस सीरीज का 8th पार्ट करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी 2020। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन यहाँ से आने के वेरी मच हाई प्रिटी चांसेस हैं। ठीक है, जो नए लर्नर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मारू राजस्थान पे पधारे हैं, एमआरपीएन फैमिली का अभी तक हिस्सा नहीं बन रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के बाद घंटे पे प्रेस कर देना ताकि आपके पास जो भी वीडियो आए मारू राजस्थान पे उसका डायरेक्ट अपडेट आपको मिल जाए। मेरा नाम डॉक्टर तरुणा शर्मा है, अनअकैडमी प्लस पे एजुकेटर इन चीफ हूं, लेकिन आप सबके लिए स्टडी सिंप्लीफायर फॉर सक्सेस, आपकी सक्सेस में स्टडी को सिंपल बनाने में मैं चाहती हूँ मेरा सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन हो। ठीक है, कैसा रहेगा? आई होप अच्छा रहेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ आप लोग जो है मेरी और क्लासेस आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे सुबह 8 बजे आरएएस टेस्ट सीरीज, कॉलेज लेक्चरर टेस्ट सीरीज चल रही है राजस्थान पॉलिटी की। सबको पधारना जरूर है। कल सुबह 8 बजे टेस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपसे क्लास को, टेस्ट को अनलॉक करने के लिए कोड मांगते हैं, MRP10 कोड लगाना मत भूलिएगा, टेस्ट अनलॉक हो जाएगा। अगर यहां से डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से ओपन नहीं हो रहा तो टेलीग्राम चैनल पे भी मैं लिंक शेयर करती हूँ, वहां से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस संडे को 12 बजे हम वैसे करंट अफेयर्स कवर करते हैं, लेकिन इस बार मैं आरएएस की स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगी, अपना 60 डेज का आपको प्लान बताऊंगी, क्या हम चीजें यूट्यूब पे कवर करेंगे, क्या मैं स्पेशल क्लासेस में कवर करूंगी और क्या मैं प्लस में कवर करने वाली हूं। ठीक है, तो सबको पधारना जरूर है पूरे मारू राजस्थान को। आपको लगता है ये वीडियोस यूजफुल है किसी के लिए तो प्लीज शेयर करना ना भूलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ आरएएस के लिए अगर आप पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें आपको पूरा कोर्स मिले, इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए, हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के लिए, तो आप विजय कोर्स चल रहा है, इसमें आर्ट एंड कल्चर तो अभी फिनिश होने वाला है। 1 सितंबर से राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे स्टार्ट होगा, नया बैच स्टार्ट हो रहा है। पहले मैं इकोनॉमिक सर्वे कराऊंगी, फिर मैं आप लोगों को राजस्थान ज्योग्राफी, फिर राजस्थान पॉलिटी कराऊंगी, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों के अंदर। तो ज्वाइन कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने का फायदा ये है, अभी ज्वाइन करते हो 1 साल के साथ 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है, 2 साल के साथ 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है, और साथ में जब मारू राजस्थान का कोड लगेगा MRP10 तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। कोड लगाने के लिए आपको कोई जहमत कुछ नहीं उठानी, मैं लिंक डायरेक्ट देती हूँ, कमेंट में पिन करती हूँ और लाइव चैट के अंदर भी पिन करती हूँ। तो आपको सिर्फ डायरेक्ट वहां पे जाके क्लिक करना है, अपना प्लान चूज करना है और पेमेंट पे प्रोसीड करके आप लोगों का पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, और आप मेरी प्लस कम्युनिटी का पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रो फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी 2020, जिसका पूरा नाम है राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग एग्री बिजनेस एग्री एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी। कल हमने बेसिक डाटा देखा था जो पॉलिसी के अंदर राजस्थान सरकार ने हमें दिया। ठीक है, राजस्थान किस किस में फर्स्ट है, किस किस में सेकंड है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कितना हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है, एनसीआर में कितना हिस्सा राजस्थान का आता है। तो ये सारे फैक्ट्स हमने देखे थे। ठीक है, आज हम देखेंगे एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स और जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सिंपल है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ऑब्जेक्टिव को करने में। देख लेते हैं। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, ऑब्जेक्टिव है आपको सिर्फ टू प्रमोट क्लस्टर बेस्ड अप्रोच। जो पॉइंट्स मैंने अंडरलाइन किए हैं उन्हीं पे फोकस करना है हमें। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच अपनाना प्रोडक्शन में और एग्रो प्रोसेसिंग में। क्लस्टर बेस्ड मतलब ग्रुप के अंदर, इंडिविजुअल प्रोडक्शन पे फोकस ना करके हमें ग्रुप के अंदर, जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, ठीक है, उसको कोऑपरेटिव सेक्टर होता है, उस तरीके से प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ टू ऑगमेंट फार्म ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर। फार्म ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर ये होता है किसान के खेत से चीज निकली वो डायरेक्ट मार्केट को एक्सेस कर पाए, मिडिल मैन का जो उसका चक्कर है वो खत्म हो जाए। ठीक है, किसान का और जो खरीदने वाले हैं, परचेजर्स हैं, उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन होना। ठीक है, फार्म ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बोलते हैं किसान को डायरेक्ट मार्केट की एक्सेस होना, जैसे कि ई नैम है। ठीक है, उस तरीके से। उसके बाद बैकवर्ड लिक्विड फॉरवर्ड लिंकेजेस को प्रमोट करना ताकि उसको रॉ मटेरियल भी अच्छे से मिले किसान को, और फॉरवर्ड में वो अच्छे से अपने सामान को सेल आउट भी कर पाए। तो बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस का ध्यान रखना फॉर अ सस्टेनेबल सिस्टम फॉर फार्मिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम से कम करना। जब हम लोग कटाई कर लेते हैं फसल की, उसके बाद जो लॉसेस होते हैं, जो वेस्ट होते हैं, उसको हमें कम से कम करना है ताकि जो भी वेस्ट हो वो सारा का सारा यूज हो जाए कहीं ना कहीं। जैसे कि बायोमास प्रोडक्शन में, बायोगैस प्रोडक्शन में हम लोग जो वेस्ट होता है उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, एक्सेलरेट करना। सबसे जरूरी चीज कोई भी सेक्टर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो क्या होती है? इन्वेस्टमेंट ही होती है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट को एक्सेलरेट करना एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के अंदर। ठीक है,
एग्रो प्रोसेसिंग सेक्टर की कैपेसिटी को बढ़ाना, कैसे बढ़ाओगे? कैपिटल इन्फ्यूजन, कैपिटल जगा के, पैसा लगा के। अकेला पैसे से भी काम नहीं चलता, टेक्नोलॉजी भी आनी चाहिए। ये टेक्नोलॉजी ही है कि मैं यहाँ पे बैठ के अपने घर पे और पूरे मारो राजस्थान में हमारा वीडियो जा रहा है, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे भी ध्यान दिया जाएगा। और हैंड होल्डिंग सपोर्ट, जितना भी हमें आसपास की जितनी भी चीजें चाहिए वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पे मिलेंगी। टू प्रमोट मार्केट आउटरीच ऑफ फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल्स, जो भी फ्रेश फ्रूट है, जो भी फ्रेश वेजिटेबल्स है, उनको मार्केट एक्सेस होना चाहिए ताकि लॉस ना हो, वो खराब नहीं हो जाए बहुत जल्दी, ठीक है। तो ये सारे बेसिक से हैं। स्टैंडर्ड ऑफ फूड सेफ्टी का ध्यान रखना, एज पर नेशनल स्टैंडर्ड के हम बनाएंगे प्रोडक्ट्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बनाएंगे ताकि उनकी वैल्यू इंक्रीज हो, तो ये सारे कुछ बेसिक से थे जिसमें बहुत ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ पता जरूर होना चाहिए, जैसे कि कैपेसिटी बिल्डिंग, फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये टर्म्स हमें जरूर पता होनी चाहिए कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल अपग्रेडेशन हम करेंगे, ठीक है। टू डेवलप स्टेट एज अ लॉजिस्टिक हब बाय क्रिएटिंग सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नियर एनसीआर रीजन, डीएमआईसी। जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के ग्रोथ की चाबी है ना, जो वो डीएमआईसी है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और एनसीआर रीजन, इनका करीब 25% हिस्सा, 1/4 हिस्सा राजस्थान में है। तो इसको अगर हमने ग्रैब नहीं किया तो फिर क्या किया, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। तो हम राजस्थान को एज अ लॉजिस्टिक हब डेवलप करेंगे, ग्रो करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। इनिशिएट सुटेबल पॉलिसी मेजर्स फॉर डेवलपिंग अ फास्ट एंड वाइब्रेंट एग्री बिजनेस सेक्टर। तो ये डायरेक्ट पॉलिसी में, मतलब नीति के अंदर कोई बदलाव लाने की जरूरत है, कुछ भी नया और करने की जरूरत है, वो करेंगे। जैसे एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी 2019 में अगर कोई नए चेंजेस आए हैं तो वो भी हम जो है पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हो गए इसके। उसके बाद देखें अब जो है स्कोप एंड कवरेज, ये एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी 2020 या आप इसको 2019-20 भी बोल सकते हैं, ये किस किस पर लागू होगी, ठीक है। कौन कौन इसका फायदा उठा सकता है? तो क्या सिर्फ नई जो इंडस्ट्री सेटअप करेंगी वही, जो पहले से कोई एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है या इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इसका पार्टिसिपेट नहीं बनेंगे? वो बनेंगे, बिल्कुल, क्यों नहीं बनेंगे, उनको थोड़ी मिस कर देंगे हम, ठीक है। तो पॉलिसी विल बी एप्लीकेबल टू न्यू एग्रो प्रोसेसिंग एग्रो बिजनेस एंटरप्राइजेस, नए वाली को तो होगी ही, ठीक है। उसके साथ साथ एग्जिस्टिंग एग्रो प्रोसेसिंग और एग्रो बिजनेस एंटरप्राइजेस, नए वालों को भी और पुराने वालों को, दोनों के ऊपर क्या होने वाली है, एप्लीकेबल होने वाली है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या एनकरेज करेंगे, वैल्यू एडिशन, हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए। अभी हम डायरेक्ट इसब गोल जो है सेल आउट कर देते हैं। अगर वो इसब गोल आपने घर में देखा होगा, डाबर का या कंपनीज का डिब्बे में आता है रेडी टू ईट वाला, अगर हम वो राजस्थान में बनाने लग जाए, उसकी इंडस्ट्री यहां पे लग जाए, तो कितना फायदा होगा, वैल्यू एडिशन होगा कि नहीं होगा? मुझे एक बात बताओ जरा, होगा ना। एक तो डायरेक्ट रॉ मटेरियल एक इसब गोल की तरह सप्लाई कर रहे हैं, एक वो जो रेडी टू ईट तैयार हो गया है उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो फर्क तो है दोनों बातों में। तो ये वैल्यू एडिशन जो है इस एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी के थ्रू हम लोग करेंगे। कौन कौन से सेक्टर में? एडिशन एंड लॉस रिडक्शन, और जो लॉस होता है उसको कम किया जाएगा, एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में। क्यों? क्योंकि ये जो एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी है सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए तो नहीं है, अलाइड सेक्टर के लिए भी है। तो अलाइड सेक्टर में क्या आ जाएगा? एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारे के सारे एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में आएंगे, ठीक है। तो आपको स्कोप एंड कवरेज पता चल गया। स्कोप क्या है? नई इंडस्ट्री के लिए, पुरानी इंडस्ट्री के लिए, और वैल्यू एडिशन हमको करना है, ये पॉइंट याद रखना है। लॉस को मिनिमाइज करना है, ठीक है, लॉस को सबसे कम करना है। ये ज्यादा यूजफुल जो होंगे, ये वाले जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, आरएस वाले बच्चों को प्री में और मेंस में दोनों में हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। कॉलेज लेक्चरर वालों से बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो करना तो है ही, ठीक है। पॉलिसी शेल प्रमोट एक्सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एक्सपोर्ट तो बढ़ाएंगे, दूसरे देशों में भेजें भाई, ये तो काम करना ही है। पॉलिसी एम्स एट क्रिएटिंग अ इकोसिस्टम और डेवलपिंग सिनर्जी बिटवीन फार्मर्स एंड इंडस्ट्री। अब ये किसान एक्ट आया था तो क्या हो रहा था, किसानों में इंडस्ट्री में एक टग ऑफ वॉर टाइप हो गया था। तो हमें वो काम नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? फार्मर्स और इंडस्ट्री, वो लोग मिलके काम करें, तभी तो ढंग से काम चलेंगी चीजें, तभी तो हम लोग ग्रो करेंगे। तो वो इसका स्कोप एंड कवरेज है। समझ में आ गया? स्कोप एंड कवरेज तो बहुत आसान है। न्यू
न्यू और पुरानी इंडस्ट्रीज आ गई, ठीक है, वैल्यू एडिशन कर दिया हम लोगों ने, एक्सपोर्ट को प्रमोट कर दिया और इकोसिस्टम बना दिया, वातावरण अच्छा हो। अब मारो राजस्थान पे मैं स्टेटमेंट बोल के चली जाऊं, आप कहोगे समझाया तो है नहीं, याद तो करवाया नहीं, तो इकोसिस्टम तो बनाना पड़ता है ना। और आप अपना इकोसिस्टम मारो राजस्थान का कैसे बनाओगे? मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी कैसे? वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके। आप लोग अपना पार्ट प्ले करें, मैं अपना पार्ट प्ले करूंगी। जब हम लोग मिल जाएंगे और जो टीम बैकएंड पे काम कर रही है वो तो है ही, तब इकोसिस्टम बनता है। तो ये उसी इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। सरकार अपना काम करेगी, इंडस्ट्री अपना काम करेंगे, किसान अपना काम करेंगे, तब जाके इकोसिस्टम बनता है, माहौल बनता है। इसका मतलब है माहौल बनाना। अरे ये क्या हो गया, माहौल छोटा हो गया, छोटा नहीं करना, इसको बड़ा करते हैं, रुको झंडू बाम होते हैं ना। चलो चलो सही है। ये क्वेश्चन लैंडमार्क क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है इस पॉलिसी की ड्यूरेशन कितनी है, कब से कब तक ये रहेगी। 19 में आई है तो 5 साल तक रहेगी, 2024 तक, ये आपको याद रखना है। पॉलिसी विल बी ऑपरेटिव टिल 31 मार्च 2024। आई कब है ये डेट भी हम याद करेंगे। इसकी डेट जो है अभी आगे आएगी, वैसे मैं याद बता देती हूँ, 12 दिसंबर 2019। कई कई जगह पे 17 दिसंबर भी, लेकिन मैं आपको इस पॉलिसी वाला जो डेट है वो दिखाऊंगी, नोटिफिकेशन जिस दिन आया तो उसमें 12 दिसंबर दिया हुआ है। तो आप 12 दिसंबर 2024 मत कराना, 5 साल तो कब तक है, 31 मार्च 2024 तक है, ठीक है। जैसे फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है ना, सेम वैसे ही फंडा है। दूसरा क्वेश्चन आएगा, ये पॉलिसी रिव्यू कब की जाएगी, तो इसकी रिव्यू इसी वर्ष होनी है, यानी कि 2021 में। अगर कोई बदलाव, अगर कोई चेंजेस हमें चाहिए तो वो हम इसके अंदर करने वाले हैं। समझ आ गए। ऑब्जेक्टिव्स में हमने अलग पॉइंट्स किए थे, कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह वाले पॉइंट्स किए थे। फिर हमने स्कोप एंड कवरेज किया, स्कोप एंड कवरेज का मतलब किस किस को कवर करेगी, ठीक है। और अब हमने ड्यूरेशन पढ़ा है। तो ये 3 पॉइंट्स आई होप सबको हो गए होंगे याद अच्छे से। बोर तो नहीं कर रही आपको, बताना भाई जरा, ठीक है, कुछ पता नहीं चलता। अच्छा, डेफिनेशंस दी हुई है, इनका इतना ज्यादा हमें करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कोई डेफिनेशन समझ नहीं आ रही तो आप इसमें से देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पॉलिटी मैजिकल डोज के जो नोट्स थे, पीडीएफ आई होप सबको मिल गई होगी। मिल गई हो तो भाई रिप्लाई जरूर करके बताना मुझे, ठीक है। वो मैंने सीएमओ वाली, कॉन्फिडेंस मोशन वाली, नो कॉन्फिडेंस मोशन वाली पीडीएफ डाल दी। उससे पहले क्रैश कोर्स में जो लोक देवियां लोक देवता वाला पीडीएफ था वो मैंने डाल दिया, अपलोड कर दिया। ये वाला पीडीएफ भी आज डाल दूंगी, ठीक है। अब तो खुश हो, ठीक है। एमआरपीएंस खुश रहने चाहिए भाई, हमारे बच्चे नाराज नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। चलो 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 आगे देखते हैं। डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं सेलेंट फीचर्स ऑफ दिस पॉलिसी। यहां से गेम स्टार्ट हो रहा है, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे यहां से। फीचर्स ऑफ द पॉलिसी, फीचर्स ऑफ द पॉलिसी में 4-5 फीचर्स हैं जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस है, वो हमें याद करना है। मतलब इस पॉलिसी में क्या क्या मिल रहा है, आपकी जानने की इच्छा होगी ना। सरकार नई स्कीम लाई है, पबजी गेम आया, आपको गिफ्ट मिलेगा, आप लोग एक्साइट हो जाते हो। फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे आती है वो स्पिन वाला गेम, आप लोग हर किसी ने एक ना एक बार ट्राई जरूर किया होगा कि क्या क्या मिल रहा है। तो वैसा ही हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है। कोई बिजनेस आके राजस्थान में लगाएगा, ऐसे तो नहीं लगाएगा। सबसे पहले अपना ही बेनिफिट देखना है उसने, मुझे क्या फायदा हो रहा है। आजकल हम लोग तो ज्यादा ही स्वार्थी हो गए ना, अपना फायदा ज्यादा देखते हैं। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, ठीक है। बैठने की जगह नहीं होगी तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो फीचर है इस पॉलिसी का वो ये है, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़े एरिया के ऊपर फैला हुआ है, लेकिन हमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। अगर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, रियल के जूसेस आ रहे हैं तो कोल्ड स्टोरेज चाहिए कि नहीं चाहिए। कितने कोल्ड स्टोरेज है राजस्थान में, कल ही करवाया है, नंबर कमेंट्स में लाइव चैट में फटाक से आंसर कर दो। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है, इस वीडियो के बाद तुरंत जाके पहला पार्ट भी देख लेना, ठीक है। तो कोल्ड स्टोरेज चाहिए, पैक हाउसेस चाहिए, एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर चाहिए, हमें एग्रीगेशन सेंटर चाहिए। तो ये सबको प्रमोट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को। क्या सरकार की पॉलिसी सिर्फ पब्लिक सेक्टर में करेंगे? सिर्फ पब्लिक सेक्टर में करने से आजकल काम चलता है क्या? आजकल प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन लेनी ही पड़ती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेटअप किया जाएगा पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स के अंदर किया जाएगा। ये पॉइंट याद हो जाएगा, पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स के अंदर किया जाएगा। यहां से आपका मेन मैजिकल गेम स्टार्ट हो रहा है एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी का। पहला जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, ये तो हमने कर लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बनाना, ये तो हो गया। दूसरे पे आ जाओ। अब मैं
आपको पहले इनके सिर्फ नाम नाम याद करेंगे ताकि इनकी डिटेल्स अच्छे से याद हो सके। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, कैपिटल मतलब जो पूंजी लगा रहा है, जो पूंजी का निवेश कर रहा है, उस पे हम उसको कितनी छूट दे रहे हैं, कितना अनुदान दे रहे हैं, पहला पॉइंट है ये इस पॉलिसी का। पॉइंट याद कर लोगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए पूंजी निवेश पर अनुदान, पूंजी निवेश पर अनुदान, ठीक है। दूसरा जो है बच्चे वो है इंटरेस्ट सब्सिडी, किसी ने कोई लोन वोन लिया है, कोई चीजें दी हैं, तो वो जो इंटरेस्ट ब्याज उसका पे करता है उस पे कितनी छूट है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट या तीसरा बोल लो इंपॉर्टेंट फीचर हो गया इंटरेस्ट सब्सिडी, ब्याज पर अनुदान, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, इंटरेस्ट सब्सिडी, ठीक है। जब एग्जाम आते हैं ना तो मैं चीजें कुछ ज्यादा रिपीट करती हूँ ताकि आपके माइंड में लॉन्ग टर्म मेमोरी तक फीड रहे, तो माइंड नहीं करना किसी को, सुन लिया करो मेरी गिटर पिटर, ठीक है, सुन लिया करो, कुछ नहीं होता, ठीक है। वैसे भी तो टाइम इधर उधर लगाते हैं हम लोग। फिर उसके बाद है बूस्टिंग एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात को बढ़ावा देना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने वाले हैं। उसके बाद है क्लस्टर डेवलपमेंट, क्लस्टर डेवलपमेंट मतलब वही ग्रुप करके हम चीजें बनाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो वो सारी चीजें करेंगे, ये आपको हेडिंग याद करनी है, ठीक है। उसके बाद है प्रमोशन ऑफ एफपीओ और एफपीसी, एफपीओ क्या है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, फार्मर और प्रोड्यूसर जो है ऑर्गेनाइजेशन, उनकी जो संस्था है उनकी एक कंपनी बनेगी, ठीक है। तो उसकी बात कर रहे हैं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट मुद्दा हो, मसला मसाइल हो, वो सारा इनका रिजोल्व हो सके। क्या है, छोटा क्यों हो रहे हो, ठीक है। उसके बाद बस इतने ही है, लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट का प्रमोशन करना, क्वालिटी प्रोड्यूस का प्रोडक्ट करना, ये सारे नॉर्मल से पॉइंट्स हैं, ठीक है। इनको बस एक बार नजर डाल लो। अलाइड सेक्टर में लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स जो हैं उनका प्रमोशन करना, लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट में क्या आएगा, अकेला मिल्क तो नहीं आएगा, घी आ जाएगा, बटर आ जाएगा, ठीक है। उन सारी चीजों की प्रोसेसिंग बहुत अच्छे तरीके से होना, चीज जो आते हैं आजकल लिक्विड चीज और ये सारी चीजें, क्वालिटी प्रोड्यूस, क्वालिटी पे फोकस करना, हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक करें। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो ये किसान वाला और आंदोलन वाला हिस्सा चल रहा था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्लोज एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी में भी है। कुछ कुछ सेक्टर्स में हम भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट करने वाले हैं, ठीक है। ये हो गया पॉइंट्स। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट पॉलिसी को अडॉप्ट करना, हमारी कोशिश ये रहेगी जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें कोई भी डिफेक्ट ना आए और कोई भी उसका साइड नेगेटिव इफेक्ट ना हो। तो जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट पॉलिसी, ये अगर क्वेश्चन आएंगे ना डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट्स दे देंगे। मैं क्वेश्चन चलो मैं अलग से बना के कराऊंगी, क्वेश्चन कैसे आएंगे छोड़ो अभी, ठीक है। हाँ, वाइडनिंग ऑफ मार्केट ट्रेसेबिलिटी, ये नॉर्मल पॉइंट्स है, ये करने हो तो कर लेना, जो है इंपॉर्टेंट वो मैंने अंडरलाइन किया हुआ, अभी करा दूंगी मैं। ऑनलाइन मंडी, ठीक है। ये तो ये सारे इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स हैं। और देख लेते हैं और क्या क्या है इसके अंदर। स्टेट ब्रांड, राजस्थान को एज अ स्टेट ब्रांड प्रमोट करना, जीआई टैग मिले हमारी जितनी भी खाने की चीजें हैं, ठीक है, जैसे दाल बाटी चूरमा है तो वो सारी चीजें उसको हम लोग प्रमोट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्किल डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की सुविधा देना सबको, ठीक है। एटमॉस्फेयर फॉर सेटिंग अप एग्री प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बनाएंगे हम लोग। ये सारे नॉर्मल से पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्रेडिट फैसिलिटेशन फंड, तो जो आपको मेन फीचर्स याद करने हैं एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी के मैं बता देती हूँ। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, ठीक है, पूंजी निवेश पर अनुदान, इंटरेस्ट सब्सिडी, और तीसरा जो ये हम पढ़ रहे हैं क्रिएशन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटेशन फंड, एक अलग से फंड बनाया जाएगा लोगों को उधार देने के लिए 500 करोड़ का। क्वेश्चन आ जाएगा कितने करोड़ का, सेपरेट फंड ऑफ ₹500 करोड़ विल बी क्रिएटेड विद द, ये क्वेश्चन आएगा ये जो फंड बनाया जा रहा है कौन से बैंक की मदद से, तो राजस्थान से स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की मदद से, ये याद करना है। क्रेडिट फैसिलिटेशन फंड CFF, इसकी अमाउंट भी याद करनी है 500 करोड़ रुपए। बैंक भी याद करना है, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की मदद से जो है ये बनाया जाएगा। क्रेडिट फैसिलिटी हो, जो भी यूनिट अपना सेटअप यहां पे लगाना चाहती है उनको यहां से जो है लोन वगैरह दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, और बता देती हूँ, बैंक जो है इस पॉलिसी को डायरेक्टली भी लागू कर सकता है या फिर किसके जरिए करेगा, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के जरिए, ठीक है। डायरेक्ट भी लागू कर सकता है राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, या फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो कोऑपरेटिव बैंक है उनके जरिए भी इसको लागू कर सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एलिजिबल पर्संस बाद में करेंगे। अब हम बैक टू पेविलियन जाते हैं। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है उसमें यहां पे क्या लिखा हुआ है, बाकी जो डिटेल्स है इसकी वो हमें आगे करनी है बच्चे, ठीक है, आगे आएगी। हाँ रुको, बस एक बार मैं बता दूं आपको। हाँ,
एक बार देखो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी में क्या क्या चीजें दी जाएंगी, ग्रांट इन एड और कंसेशन। ग्रांट इन एड, ग्रांट इन एड ये होती है कि जिसमें आपको पैसा वापस नहीं करना, एज अ ग्रांट दे दिया तो दे दिया, वापस नहीं करना आपको, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज को करते हैं, वर्ल्ड बैंक करता है, ये सारी चीजें ग्रांट इन एड और कंसेशंस इसमें मिलेंगे। अलग अलग पॉलिसीज के, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आएगी वो भी इसके अंदर लागू होगी, स्टेट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी आएगी वो भी इसके अंदर लागू होगी, ठीक है। तो ये हो गया। और इंटरेस्ट सब्सिडी में फाइनेंशियल लायबिलिटी, जो लोगों को टेंशन हो जाती है ना कि इतने का ब्याज चलेगा, बैंक से आप 1 लाख का लोन ले लो, ठीक है, जिंदगी भर आपको छोड़ेंगे नहीं, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, 1 महीने की किश्त नहीं दी तो ब्याज लग जाता है, आपको पता होगा ना ये सारी चीजें। तो वही चीजें हैं कि उसके ऊपर बर्डन ना पड़े, तो इंटरेस्ट में हम क्या दे रहे हैं, उनको सब्सिडी दे रहे हैं। क्वेश्चन यहां से क्या आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर शैल बी रिम्बर्स्ड, ठीक है, एट द स्पेसिफाइड रेट फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ये इंटरेस्ट सब्सिडी जो उनको मिल रही है, इंटरेस्ट पेड on loan taken from scheduled commercial banks recognized by RBI for meeting the capital shall be reimbursed, कितने सालों में लौटाना होगा, तो 5 साल लिमिट है, ठीक है। कितने सालों में उनको रीइंबर्स वापस जो है देना होगा, तो वो है 5 साल की, इसमें मैक्सिमम लिमिट इसके अंदर आएगी, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन में कोई खास नया पॉइंट तो है नहीं, हम वैसा एनवायरनमेंट बनाएंगे, नॉर्मली पॉइंट है। क्लस्टर डेवलपमेंट में भी, हाँ, क्लस्टर डेवलपमेंट के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, मेगा फूड पार्क, ठीक है, वो क्लस्टर डेवलपमेंट का एग्जांपल है, तो आपको ये पता होना चाहिए क्लस्टर डेवलपमेंट में आता क्या क्या है। एग्रो इंडस्ट्रियल पार्क, फूड पार्क, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी, दोनों में आएंगे, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्यों दोबारा मैं आपको इस पॉइंट पे लेकर आई हूँ, क्वेश्चन आता है, ये जो क्लस्टर डेवलपमेंट करना है ना हमें, इसके लिए अप्रूवल कौन देगा, ठीक है। क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए क्लस्टर में भी डन बाय, कौन करने वाला है, ये स्टेट लेवल सैंक्शनिंग और मॉनिटरिंग कमेटी करने वाली है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो क्लस्टर डेवलपमेंट ग्रोथ जो हमें करनी है, इसका सारा लेखा जोखा ब्यौरा कौन देखने वाला है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी नहीं देखने वाली है, स्टेट लेवल की सैंक्शनिंग और मॉनिटरिंग कमेटी देखने वाली है, ये याद कर लोगे। फार्मर और प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है, कोलैबोरेटिव कंपनी होती है, ये प्रोड्यूसर, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स इसमें मिल जाते हैं, और ये आजकल बहुत बड़ा, ये वापस 1 पे क्यों ले आया, मुझे क्या हो गया, बहुत बड़ा एक माध्यम बन गया है लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। भाई ये तो गड़बड़ हो गया, कैसे मैं इसको, रुको, सॉरी, ये मेरे हाथ लगते हैं इधर उधर, सारा मामला गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इग्नोर, आप लोग टी कॉफी ब्रेक ले लो इतने 1 मिनट के लिए, है ना। चलो, हाँ, स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी इसको अप्रूवल करेगा। तो आपको पॉइंट समझ में आ गए होंगे। कैपिटल सब्सिडी मैंने आपको क्यों पढ़ाया है, यहाँ पे क्या उसका लेना देना है। कैपिटल सब्सिडी में हमने पढ़ा है ग्रांट इन एड और कंसेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सारी पॉलिसीज आएंगी। इंटरेस्ट सब्सिडी में टाइम पीरियड कितना है, 5 साल का टाइम पीरियड है, 5 साल में वो रिम्बर्स होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट को बूस्ट करेंगे। क्लस्टर डेवलपमेंट में स्टेट लेवल कमेटी जो है वो इसको फाइनलाइज करने वाली है, इसमें एग्रो फूड पार्क्स आ जाएंगे, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, ये सारी चीजें आने वाली हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, इसका फायदा ये हुआ है लोगों को, एक अकेला व्यक्ति कहां कहां घूमेगा, ठीक है, एक अकेले व्यक्ति को एक इंडस्ट्री लगानी है, वो धक्के खाएगा इधर उधर। अगर उसकी ऑर्गेनाइजेशन है तो पता है ना, जिसको नहीं भी पता उसको भी पता चल जाएगा, उसके लिए भी काम आसान हो जाएगा, कैपिटल कहां से मिलेगा, मुझे इंटरेस्ट पे छूट कहां से मिलेगी। तो उस तरीके में ये जो है काम करता है। जैसे हमारी एमआरपीएन फैमिली, इसको बढ़ाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों की। जब इसको शेयर करोगे तभी ये ग्रो करेगी, तभी पता चलेगा आरएस की तैयारी हो रही है, कॉलेज लेक्चरर की, एसआई की तैयारी हो रही है, ठीक है। देखो, मैं प्रमोशन भी कर रही हूँ और आप लोगों को चीजें भी समझा रही हूँ अच्छे से, है ना। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, हाँ, कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा, जो कि कंपनीज एक्ट में या कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। वो क्या होगा, रजिस्टर। इसमें फार्मर मेंबर्स कितने लिए जाएंगे, 50 लिए जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, ये जो टर्म्स रिलेटेड कोई नई चीज डेवलप हो रही है उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर फॉर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, रजिस्टर्ड किसमें होगी, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कंपनी एक्ट, कोऑपरेटिव एक्ट। कितने मेंबर्स होंगे, कम से कम 50 मेंबर्स होंगे, ठीक है। ये चीज हो गया।
अच्छा, इसमें ये चीज हो रहा है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करने में, उसमें हेल्प आउट करने में हेल्प किसको दी जाएगी? अगर कोई भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने जिस जिले को बैकवर्ड पिछड़ा हुआ जिला घोषित किया हुआ है, वहां पे इंडस्ट्री लगाई जा रही है, तो उसको सबसे पहले भाग के गवर्नमेंट हेल्प करने वाली है। तो असिस्टेंस में प्रायोरिटी दी जाएगी। इसमें याद कर लोगे, इसमें असिस्टेंस के अंदर प्रायोरिटी किसको मिलेगी? बैकवर्ड जिलों को। अब आप जयपुर में लगाना चाहो, ठीक है, जो पहले से डेवलप्ड है कोई एरिया, एग्जांपल बता रही हूं मैं, वहां नहीं, अगर बांसवाड़ा डूंगरपुर में लगाओगे तो समझ में आएगा ना, तो वहां पे सरकार जो है प्रायोरिटी बेसिस पे हेल्प करने वाली है। ठीक है, लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट्स के लिए गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस करेंगे कि बेचारे किसान जो है सिर्फ दूध जो है बेचकर, उससे नहीं, उसके अलावा जो और प्रोडक्ट्स है डायरेक्ट उनका मार्केट में जाएगा तो उनको ज्यादा पैसा मिलेगा। क्वालिटी प्रोड्यूस पे हम फोकस करेंगे, गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके, क्वालिटी पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए क्वेश्चन आएगा, सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अलाउ करने के लिए कौन सा एक्ट बदला है? तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पहले से बदल रखा है, राजस्थान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स एक्ट 1961, जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउड तो है। आप पूछोगे सबके लिए अलाउड है? नहीं, किसी किसी चीजों के लिए अलाउड है। कौन कौन से? फल के लिए, फ्रूट्स के लिए अलाउड कर दिया है, वेजिटेबल्स फल और सब्जियों के लिए, मेडिसिनल प्लांट्स के लिए अलाउ कर दिया है, जैसे महुआ हो गया, ठीक है, अगर आप मानो तो, एरोमेटिक प्लांट्स के लिए, और मेज और बार्ले। क्वेश्चन आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किन कौन सी फसलों के लिए अलाउड है? मेज यानी मक्का, और बार्ले शायद जौ, है ना, हिंदी देख लेना, ही मैं गड़बड़ करती हूँ। ठीक है, तो राजस्थान सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अलाउ करने के लिए कौन से कानून में बदलाव किया है? राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स एक्ट 1961 पहले से ही हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किस किस के लिए अलाउड है? फल सब्जियों के लिए, एरोमेटिक प्लांट्स के लिए, खुशबू वाले जो प्लांट्स होते हैं, इत्र वित्र बनाने में यूज होते हैं, जैसे कि खसखस हो गया, ठीक है, और हॉर्टिकल्चर ये वाला क्या बोलते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स के लिए जिनसे दवाइयां बनती हैं, और दो और याद करने हैं, मेज और बार्ले, मक्का और जौ। क्लियर है? याद कर लोगे। ठीक है, इतना ही पढ़ना है जितना मैंने अंडरलाइन किया, उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट पॉलिसी को हम लोग अडॉप्ट करेंगे कौन से सेक्टर में? बेसिकली माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है, एमएसएमई सेक्टर में ZED पॉलिसी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि इसमें पहले से ही एनालिसिस कर लेंगे कि इस पॉलिसी में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है, कुछ भी करना चाह रहा है, और इसका इफेक्ट क्या होगा, एनालिसिस पहले से कर लेंगे। और हमारा फोकस रहेगा इंडियन ओरिजिन प्रोडक्ट्स डेवलप करने पे, मेड इन इंडिया। ठीक है, मेड इन इंडिया पे हमारा फोकस रहेगा। ट्रेसेबिलिटी तो ठीक है, वाइडनिंग ऑफ मार्केट्स फॉलो करना है। ऑनलाइन मंडिंग याद कर लो, अभी तक कितनी मंडियां राजस्थान के अंदर ई-नैम यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो चुकी हैं? तो आपको याद करना है 25 मंडियां कनेक्ट हो चुकी है। कितनी मंडियां कनेक्ट हो चुके हैं? 25। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना कंसेंट दे दिया है, और कितनी मंडियों के लिए राजस्थान की जो कि ई-नैम से कनेक्ट होगी? 113 मंडियों के लिए हमें परमिशन मिल चुकी है। कितनी? 113। अभी तक कितनी है? 25। आने वाले दिनों में कितनी होगी? 113। ठीक है, याद कर लोगे, भूलना नहीं है भाई। अब देखो 25 है ना यहाँ पे, 113 को एक और एक, 2 और 3 5, नहीं ये नहीं बन रहा, ये फंडा नहीं काम कर रहा है यहाँ पे, छोड़ो इसको, ऐसे ही याद कर लो 113। ठीक है, मिडिल मैन को निकालने का काम होगा ई-नैम जब आ जाएगा। ठीक है, ब्रांड प्रमोशन से तो बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, राजस्थान की पॉलिसी पहले हम क्या करते थे, हमारा टैगलाइन क्या था राजस्थान टूरिज्म का? जाने क्या दिख जाए, कितनी अच्छी ऐड आती थी, है ना। अभी हमने क्या किया है? पधारो हमारे देश। ठीक है, ये टैगलाइन है भाई, नाम का बड़ा फर्क है। मारो राजस्थान नाम क्यों रखा है? सोच के रखा है कि पूरे राजस्थान में यूट्यूब चैनल होना चाहिए, बच्चे पढ़ पाए आराम से, और ये बहुत जेन्युइन हमारा जो है टारगेट है। ठीक है, प्रमोशन ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, जो भी हमारे लोकल ब्रांड्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम जीआई टैग दिलाने के लिए राजस्थान सरकार बहुत काम करेगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, स्किल हम देंगे, सबको ट्रेनिंग देंगे, स्किल डेवलपमेंट, ये ठीक है, बिजली सबको पहुंचाएंगे कोल्ड चेन में, ये नॉर्मल पॉइंट्स है। ठीक है, ये नॉर्मल पॉइंट्स है। हाँ, अच्छा, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए जो प्रोसीजर सिंपल करना है, तो वो जिम्मेवारी किसकी होगी? राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड की। ये करेगा जो भी प्रोसीजर है, जो भी प्रक्रिया है, जो भी कागजी कार्यवाही करनी है, उसको सिंप्लीफाई करने का काम किसका है? राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड का काम है। ठीक है, ये पॉइंट याद हो जाएगा। ठीक है, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम होगा। क्रेडिट फैसिलिटेशन फंड मैंने पहले बता दिया, ये हम कर चुके हैं, रिपीट नहीं करा रही हूं उसको मैं,
कर लिया है क्योंकि हमने, ठीक है। अब जो है आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद करने हैं वो कराती हूँ। एलिजिबल सेक्टर कौन कौन से हैं, कौन कौन से सेक्टर में ये पॉलिसी लागू होगी, कौन कौन से सेक्टर में नहीं लागू होगी, वो देख लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी में कितनी छूट है वो याद कर लो, इंटरेस्ट सब्सिडी कितनी है वो याद कर लो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले एक बार हम कर लेते हैं, ये तो आसान ही है, इसमें ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगना, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे, कर ही लेते हैं इसको आज आज, है ना, फिर रह ही जाता है वरना फिर हमारा कहाँ गया। रुको, आगे वो लास्ट में दिया इन्होंने, लास्ट में दिया है, देखो खुद से करें तो पता नहीं चल पाता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ना। देखो आ जाओ भाई, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, अरे आने का नाम ही नहीं ले रही है। सब्सिडी फाइनेंशियल, अच्छा 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 अच्छा, देखो ये जो सब्सिडी देनी है ना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, तो इसमें दो कमेटीज बनाई गई है, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्क्रीनिंग और सैंक्शनिंग कमेटी और स्टेट लेवल स्क्रीनिंग और सैंक्शनिंग कमेटी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की पावर कहां तक है और स्टेट लेवल की पावर कहां तक है, जो प्रोजेक्ट लगेंगे जिनमें कैपिटल सब्सिडी, ठीक है, 100 लाख रुपए तक की जाएगी, कैपिटल पूंजी निवेश में छूट 100 लाख रुपए तक की जाएगी, उसको तो अप्रूवल देगा डिस्ट्रिक्ट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी, पॉइंट याद करना है। और दूसरा, अगर 100 लाख से ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी बन रही है तो उसके लिए अप्रूवल कौन देगा, स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी देगी, ठीक है। इससे पहले भी एक करवाया था मैंने, स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी का क्या काम है वो मुझे अभी अभी जस्ट नाउ आप लोग बताएंगे कॉमेंट्स में लिख के, और पहले ये बता रही हूँ, ठीक है। तो याद कर लोगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें, इंटरेस्ट सब्सिडी की बात नहीं कर रही हूं मैं, जो हमने पहला पॉइंट पढ़ा, पूंजी में जो छूट अनुदान मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी की लिमिट है 100 लाख, स्टेट लेवल की 100 लाख से ज्यादा, ये उनका अप्रूवल देंगे, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। हाँ, इंटरेस्ट सब्सिडी का इन्होंने दिया नहीं है, इंटरेस्ट सब्सिडी जो मिलेगी वो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी से अप्रूवल होगा और स्टेट लेवल से ही होगा, ठीक है। उसका अमाउंट इन्होंने यहाँ पे एज सच नहीं दिया है, ठीक है। हाँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इसको कर लो। नोडल एजेंसी फॉर पॉलिसी, इस पॉलिसी को लागू करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है। अगर पॉलिसी का पर्पस डिफाइन करना हो कि इसका उद्देश्य क्या है, तो करेगा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ठीक है। अगर इंप्लीमेंटेशन के लिए आपसे कोई पूछ रहा है तब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर नहीं आएगा आंसर, तब आएगा राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड। नोडल एजेंसी लागू करने के लिए बोर्ड है, पर्पस डिसाइड करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फंड्स जो है इसके लिए, पॉलिसी के लिए कहां से जाएंगे, एक तो हमने पढ़ा क्रेडिट फैसिलिटेशन फंड, जिसकी लिमिट कितनी है 500 करोड़ रुपए, ठीक है। दूसरा जो है आपको याद करना है, किसान कल्याण कोष से भी फंड इसके लिए लिया जा सकता है, या फिर गवर्नमेंट अगर कोई चेंज करती है तो वो भी, ठीक है। किसान कल्याण कोष, ठीक है, और एज अमेंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट बीइंग मेंटेन्ड अंडर, किसान कल्याण कोष किसके अंदर मेंटेन हो रहा है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट के सेक्शन 19 के तहत, ये भी पूछा जा सकता है, सेक्शन 19 के तहत धारा नंबर 19, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आप लोगों के लिए, वो पेज नहीं आ रहा जो मैं ढूंढना चाह रही थी, कहाँ चला गया है ये। तो एलिजिबल सेक्टर, इन एलिजिबल बाद में कराऊंगी, अभी नहीं करा रही मैं ये, ठीक है। ये कमेटीज के हेड भी देखेंगे हम लोग, कहाँ चला गया है यार, ये रहा, जिसका मुझे था इंतजार वो मिल गया, फाइनली आ गया। देखो देखो देखो, ध्यान से देखो, थोड़ा छोटा करती हूँ ताकि आपको पूरा कंप्लीट मिले। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के लिए, ठीक है, किसको सब्सिडी कितनी मिलेगी, किसान या उनकी कोई संस्था है, उनको रेट ऑफ सब्सिडी है 50% सब्सिडी, ठीक है। उनकी पूंजी निवेश पे अगर 100 लाख लगा रहा है कोई, तो 50 लाख की छूट कौन दे रही है, हमारी सरकार दे रही है, ठीक है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी किसान, फार्मर और उनकी ऑर्गेनाइजेशन को कितनी सब्सिडी मिल रही है, 50% सब्सिडी मिल रही है। और इस सब्सिडी की कैप कितनी है, ये तो नहीं है कोई 1000 करोड़ लगा रहा है तो 500 करोड़ भी सरकार दे देगी, ऐसा तो नहीं होना, सरकार को अपना काम भी करना है, लोगों के काम भी करने हैं। तो इसकी लिमिट है 100 लाख रुपए, ठीक है। तो 50 याद करो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, 50 दूनी 100, बात खत्म,
ठीक है। उसके बाद एंटरप्रीनियर्स अलग से, अब दूसरे बिजनेसमैन आ गए जो किसान नहीं है, किसानों की संस्था नहीं है, वो भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको भी 50% दे देंगे क्या? वो तो अच्छे खासे हैं, एंटरप्रीनियर है, उनके पास तो पैसा है पहले से, तो उनको छूट कितनी मिली है? 25%। और उनकी लिमिट कितनी है? 50 लाख। याद कर लोगे? ये मैं याद कराना चाह रही थी आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी फार्मर्स और उनकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए याद करो 50 दूनी 100, 50% छूट, अपर लिमिट 100 लाख रुपए। दूसरे एंटरप्रेन्योर्स, दूसरे उद्योगपति जो आके लगाना चाह रहे हैं उनके लिए 25 दूनी 50, 25% छूट है। उनकी कैप कितनी है? 50 लाख की उनकी कैप है। ठीक है। इसके अंदर कोई टॉप अप सब्सिडी अलाउड नहीं होगी, ये आपको याद रखना है। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी नॉर्मल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है, एक होती है टॉप अप कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। ठीक है, तो इसके अंदर देखना है, इसके अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आते हैं टॉप अप कैपिटल सब्सिडी में। जो प्रोजेक्ट्स जो हैं, देखो केंद्रीय योजनाओं के अंदर, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के अंदर, ठीक है, एनएचबी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मेगा फूड पार्क की स्कीम है, एग्री क्लस्टर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर कर रखे हैं वो सारे, ठीक है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर आएगी। तो उनको जिनको टॉप अप सब्सिडी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी मिल रही है, क्या है निशान ही कर देते हैं, हाँ ठीक है, तो वो फार्मर्स और उनकी ऑर्गेनाइजेशन को कितनी मिल रही है? 10, और 10 को 10 से गुना कर दो 100, 10% सब्सिडी है। टॉप अप कैपिटल सब्सिडी पे क्वेश्चन आता है। अपर लिमिट कितनी है? 100 लाख रुपए। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरे एंटरप्रीनियर्स हैं उनको भी 10% सब्सिडी है। ठीक है, उन उद्योगपतियों को कह दिया तुम भी ले लो टॉप अप कैपिटल सब्सिडी, 10% ले लो, लेकिन उनकी अपर लिमिट पे कैप लगा दी, कितनी? 50 लाख रखी है। याद कर लोगे, यहां पे क्या करना है? 10 को 10 से गुना करो 100, और 10 को 5 से गुना करो, 10 पंजे 50। ठीक है, यहां ऊपर हमने क्या किया था? 50 दूनी 100, 25 दूनी 50। याद रख लोगे, एक है सिंपल कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी और दूसरी है बच्चों टॉप अप कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। समझ जाओगे, भूलोगे तो नहीं, भूलना नहीं है ये। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखते हैं। ये सारा हो गया। उसके बाद आ जाओ इंटरेस्ट सब्सिडी। दूसरा पॉइंट बताया था मैंने, ब्याज में अनुदान कितना है जो लोग लोन लेते हैं, तो वो हमें याद करने, रेट ऑफ इंटरेस्ट सब्सिडी और इंटरेस्ट सब्सिडी की सीलिंग। यहां पे देखो, जब ये पॉइंट्स बता रहे हैं ना, तो हेडिंग लिखना भूल गए, इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी की हेडिंग लिखना भूल गए, नहीं आया तो हम कर लेते, कोई बात नहीं। एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए 5% इंटरेस्ट सब्सिडी है और अपर लिमिट है 50 लाख। आपको याद रखना है, एग्रो प्रोसेसिंग, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण यूनिट के लिए कितनी है? 5% इंटरेस्ट सब्सिडी, कैप है 50 लाख। एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स के लिए कितनी है? 5% ही है, लेकिन कैप है 100 लाख। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है ना, तो उसके लिए ज्यादा पैसे दे दिए। ठीक है, उसके बाद अगर कोई यूनिट लगाना चाहता है स्केड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी से, अनुसूचित जाति से, स्केड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति से, या कोई महिला एंटरप्रीनियर है, ठीक है, या फिर यंग एंटरप्रीनियर है जिनकी 35 साल से कम उम्र है, और अगर वो लगाना चाहते हैं तो उनको इंटरेस्ट सब्सिडी कितनी है? 6% है। ठीक है, और इनकी लिमिट कितनी है? अपर लिमिट एग्रो प्रोसेसिंग में सेम 50 लाख की है और एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 लाख की। ठीक है, मतलब सेम ही है, ये लिमिट तो सेम है। परसेंटेज उनको 1% एक्स्ट्रा राहत जो है इनको दी गई है, 6% ब्याज में अनुदान मिलेगा। ठीक है, अगर कोई ट्राइबल सब प्लान वाले एरिया में सेटअप करना चाह रहे हैं इंडस्ट्री, या फिर बैकवर्ड यूनिट के अंदर, तो उनके लिए भी 6% है। ठीक है, और अपर और लोअर लिमिट ये सेम है, एग्रो प्रोसेसिंग की 50 लाख, एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर की 100 लाख, ये सेम है सबके लिए। ठीक है, अब जो है 100% ओनरशिप फार्मर्स की है, किसान की है, या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की है, या फिर और किसी किसान संस्था ने कोई सेटअप लगाना चाह रहा है, तो उनको भी 6% है। ठीक है, और सारे प्रोजेक्ट्स के लिए यहां पे आपको बात ध्यान रखनी है, एफपीओ के लिए, एफपीसी के लिए अपर लिमिट 50 लाख नहीं है, चाहे एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट लगा लो, चाहे एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर लगा लो, दोनों में ही 100 लाख की लिमिट दी गई है। यहां से एक क्वेश्चन बनता है अगर एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी पे आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये नंबर्स थे जो मैं आपको याद कराना चाह रही थी, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। ठीक है, फ्राइट सब्सिडी नॉर्मल ही है, ये मेरे को नहीं लगता इतना वो पूछेंगे, मेन तो इनके वही है कैपिटल और वो वाले। चलो फिर भी हल्का सा नजर डाल लेते हैं फ्राइट सब्सिडी में क्या करना है। फ्राइट सब्सिडी है एक्सपोर्ट ट्रेड, अगर आप हवाई जहाज के थ्रू अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको 1 किलो पे 5 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, या फिर जितना एक्चुअल फ्राइट पे किया गया है उसके 20% की छूट ले लो। ठीक है, या तो 1 किलो के हिसाब से 5 रुपए ले लो, या फिर टोटल जितने वजन का सामान गया है, जितना आपका फ्राइट का खर्चा आया है लाने
आने ले जाने का, उसकी 20% छूट ले लो, जो दोनों में से कम होगा वो सरकार पे कर देगी, ज्यादा वाले क्यों करेंगे, हमें अपना नहीं चाहिए क्या कुछ, ठीक है, तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। इसमें मैक्सिमम सब्सिडी इसमें हर साल कितनी दी जा सकती है, 10 लाख रुपए दी जा सकती है, 3 साल के लिए मिलेगी, ये नहीं कि तहा उम्र के लिए बंद गए हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, 3 साल के लिए और 10 लाख रुपए हर साल एयर से, अगर आपका सामान एरोप्लेन से जा रहा है तो, ठीक है। उसके बाद 10 रुपए पर किलो देंगे और 40% देंगे एक्चुअल फ्राइट पेड का, क्या है, रुको, नहीं ऐसे, हाँ अच्छा ये इधर भी हो जाता है, ठीक है, या फिर 800 रुपए 1 टन का देंगे, ठीक है, ये किसके लिए है, सरफेस ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। हायर सब्सिडी किसको दी जाएगी, सरफेस ट्रांसपोर्टेशन को, फ्रॉम मंडी से पोर्ट पर ले जाने के लिए, अब मंडी से भी एयरपोर्ट पे तो लेके जाना पड़ेगा ना, तो ये उसके लिए है, और इसकी सालाना छूट कितनी है, 20 लाख रुपए, और ये 5 साल के लिए, ठीक है। ये तो एरोप्लेन का खर्चा था, ठीक है, कहाँ गया, अरे अरे अरे, हाँ ये एरोप्लेन का खर्चा था, और ये जो है सी रूट का बता दिया, अरे सॉरी रुको मैं दोबारा से बताती हूँ, फ्राइट कॉरिडोर का जो खर्चा आएगा फ्रूट्स वेजिटेबल्स और फ्लावर्स के लिए, फल सब्जियां और फूल पत्तियों के लिए, ठीक है, 1 किलो पे 5 रुपए मिल जाएंगे आपको, 20% एक्चुअल फ्राइट पेड मिल जाएगा, जो भी दोनों में से कम होगा वो, 3 साल के लिए, इसकी मैक्सिमम लिमिट है 10 लाख रुपए, ठीक है। उसके अलावा 10 रुपए किलो और एक्चुअल फ्राइट का 40% खर्चा, या फिर मैक्सिमम लिमिट 20 लाख की, ठीक है, और मैक्सिमम पीरियड 5 साल के लिए मिलेगा किसको, एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को, अगर ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स है तो उसके लिए ज्यादा आपको सब्सिडी दी जा रही है, ठीक है। तो ये छोटे से पॉइंट्स थे, बस इतना याद करना है आपको। उसके बाद सी रूट पे अगर जा रहे हो, समुद्री जहाज के रास्ते से लेके जा रहे हो, तो 25% सब्सिडी है, 5 रुपए पर टन के हिसाब से सब्सिडी मिल रही है यहाँ पे, पर टन के हिसाब से, मैक्सिमम 10 लाख और 3 साल के लिए, ठीक है। और फिर ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड के लिए ज्यादा है, 40%, सी रूट में ज्यादा सब्सिडी है, 800 रुपए पर टन, ये टन के मैंने गलत तो नहीं जोड़ दिए, 500 रुपए है, 5 रुपए क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है, 1 टन के 500 रुपए, ये ना एक्चुअली स्क्रीन पे मुझे दिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए कोई बात नहीं, आप लोग कर लोगे ना, ठीक है। ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड के लिए ये चीजें जो है ज्यादा हो जाएंगी, 10% सब्सिडी, 800 रुपए पर टन, 20 लाख मैक्सिमम लिमिट और 5 लाख 5 सालों के लिए, ठीक है। इतना करना मेरे ख्याल काफी है, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे आप लोगों से, ठीक है, हाँ ये हो गया। अब यहाँ पे एलिजिबल सेक्टर और इन एलिजिबल सेक्टर में करवा देती हूँ, किस किस में ये पॉलिसी लागू होगी, वो भी आगे दिया हुआ है, शायद इन्होंने दोबारा से भी दिया था। अरे लाइट जाने वाली है, लाइट अचानक बंद हो जाए तो आप लोग इग्नोर कर देना भाई, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, मैं गर्मी में ही रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वीडियो। कहाँ गए एलिजिबल इन एलिजिबल सेक्टर्स, ये रहे, ठीक है। एलिजिबल सेक्टर्स क्या क्या है, सारे अच्छी चीजें एलिजिबल से पहले कहूंगी इन एलिजिबल याद कर लो, ज्यादा इंटरेस्ट, कई बार घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी से याद कर लेना चाहिए। पान गुटखा खाने वालों को सरकार छूट देगी क्या, नहीं। टबैको प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है, पान मसाला के लिए जिनके अंदर टबैको गुटखा है, उनके सेटअप लगाने के लिए कोई छूट नहीं मिल रही, जाओ बाहर हो आप, ठीक है। उसके अलावा बॉटलिंग और पैकेजिंग प्लांट्स के लिए कोई छूट नहीं मिल रही, जो किस चीज के पैकेजिंग प्लांट्स लगा के बैठे, लिक्वर शराब के, लड़के खुश हो जाएंगे अभी, बियर के, एरेटेड ड्रिंक्स के लिए कोई छूट नहीं मिलेगी अगर ये इंडस्ट्री लगाओगे, तो इनसे थोड़ा दूर ही रहना, ठीक है। बीफ और मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बीफ मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हमारे रिलीजियस में आते हैं, हम नहीं प्रेफर करते, तो उन पे भी कोई छूट वूट आपको मिलने वाली नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक में क्या होता है, ब्रोमीन होता है, तो वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सरकार को हमारी हेल्थ का भी ध्यान है, तो उसके लिए भी कोई छूट आपको नहीं मिल रही है। मिनरल वाटर की प्रोडक्शन में भी कोई छूट नहीं है, बॉटल्ड और पाउच्ड वाटर ये अमीरों के काम है, ठीक है, आम जनता को क्या लेना देना, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो कि ये भी इनएलिजिबल है। मैन्युफैक्चरिंग और साइजिंग ऑफ वुडन वर्क अगर आप करते हो, ठीक है, फर्नीचर का काम करते हो, तो वुड और कोर का उसमें भी आपको कोई छूट नहीं है, ये याद कर लेना। आप सोचोगे चलो इसमें भी होगी, उसमें नहीं है, ठीक है। ये तो पान गुटखा मसाला बियर शेयर तो सब आपको याद रह जाने वाला है। सॉफ्ट ड्रिंक मिनरल वाटर इसमें अलाउड नहीं है भाई, वुड के काम में अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, प्रोडक्शन ऑफ फायर वुड और चारकोल उसमें भी अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, कोई टॉक्सिक एफ्लुएंट किसी इंडस्ट्री से निकल रहा है अगर, तो वो भी अलाउड नहीं है। अब एलिजिबल सेक्टर, इसके लिए कौन अप्रूव करेगा, ये
कि देना है या नहीं देना है, किसी सेक्टर को निकालना है या डालना है, स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी देखेगी। इन कमिटीज के चेयरमैन भी याद करने हैं, वो भी आएंगे क्वेश्चन। स्टेट लेवल सैंक्शनिंग और मॉनिटरिंग कमेटी, क्लियर है? ठीक है, चलो आगे और मैं करा देती हूँ। एलिजिबल में सारे हरे भरे घास फूस वाले एरियाज आ जाएंगे, ठीक है, ज्यादा कुछ सोचना है नहीं इसमें। ये देखो एलिजिबल में क्या है, फ्रूट और वेजिटेबल प्रोसेसिंग, स्पाइसेस प्रोसेसिंग, सीरियल और अदर कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स, ऑयल सीड्स, राइस एंड फ्लोर, पल्स प्रोसेसिंग, ठीक है, हर्बल मेडिसिनल प्लांट्स। एक तो मैं इससे बहुत परेशान हो गई, पीडीएफ बहुत तंग करती है। हर्बल मेडिसिनल, फ्लावर, एरोमेटिक प्लांट्स, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस आएगा, उसको छूट मिलती है। हनी प्रोसेसिंग, मिल्क प्रोसेसिंग, मीट अलाउड है बीफ को छोड़ के, हमारे यहाँ पे बीफ को छोड़ के। पोल्ट्री, फिशरी प्रोसेसिंग, कैटल फील्ड, पोल्ट्री फीड, फिश मील प्रोडक्ट्स, ठीक है, नॉन एडिबल एग्रीकल्चरल फूड प्रोसेसिंग वो भी अलाउड है। और बाकी सारे जो भी आते हैं एग्री वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, सब जो है इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अलाउड है। अब कौन से सेक्टर को डालना है, कौन से को निकालना है, अगेन कौन तय करेगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी तो नहीं तय करेगी, तो स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी इसको तय करने वाली है। याद कर लोगे, भूलोगे तो नहीं। चलो अब इन कमिटीज के हम लोग देख लेते हैं चेयरमैन। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करा दिए मैंने, और आपका ये खुश हो जाओ आज ही पूरा हो रहा है ये टॉपिक। मुझे लग रहा था 3 सेशंस जाएंगे, लेकिन हमने कर लिया। यस वी मेड इट। खुश हो जाओ, यूरेका बोलते हैं ना जब खुश होते हैं, यूरेका बोलो सारे बच्चे मिलके। तभी बच्चे मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, मैम पढ़ाती कम है, बातें ज्यादा करती है ना, और तू तड़ाक करके भी बोल लेते हो। कोई बात नहीं, इग्नोर कर देते हैं हम। कमेटीज आ जाओ जल्दी 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 जल्दी। ये रही, आ गई कमेटी, आ गई। देखो 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 बच्चे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। स्टेट लेवल सैंक्शनिंग और मॉनेटरी कमेटी SLSC के चेयरपर्सन कौन है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी नहीं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, ACS या फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी या फिर सेक्रेटरी, इन तीनों में से कोई भी एक बंदा होगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है तो वो होंगे, वो नहीं होंगे तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं है तो सेक्रेटरी। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इस कमेटी के चेयरमैन कौन होंगे, याद कर लोगे ACS। क्लियर है? अच्छा डिस्ट्रिक्ट वाली की ओर देख लेते हैं। डिस्ट्रिक्ट के तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, मैंने क्या बताया था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पॉलिटी मैजिकल डोज में पढ़ाया था, तोप होता है, सब इसके कंट्रोल में आता है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल जो सैंक्शनिंग कमेटी है, इनके चेयरमैन कौन होने वाले हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही होने वाले हैं। क्या है ये, तंग कर दिया आज तो। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होने वाले हैं, मुझे ये नहीं पता आगे गया पीछे गया। ठीक है, समझ गए ना आप, मैंने बता तो दिया ये रहा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होंगे। ठीक है, और कोई पॉइंट लास्ट एक ब्रश अप देख लेते हैं, कुछ रह तो नहीं गया, कोई मैंने मिस तो नहीं कर दिया। ये सारा हो गया, ये मैंने आपको सारा करा दिया। इन एलिजिबल, एलिजिबल इन्होंने 2-2 बार दिया है, पता नहीं क्यों 2 बार दिया है, मुझे नहीं पता। ठीक है, फंड्स हमने करा लिया, किसान कल्याण कोष और क्रेडिट फैसिलिटेशन फंड, ये भी हो गया। नोडल एजेंसी भी कर लिया हमने, बस मैं एक लास्ट देख रही हूँ कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो गया है, ये भी करा दिया। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी कितने तक के अप्रूवल देगी, क्या करेगी। ठीक है, आई होप सारा हो गया है, फिनिश हो गया। खुश हो जाओ बच्चों। ठीक है, और वीडियो भाई लाइक कर देना, पसंद आई हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो ताकि और वीडियोस लेके आऊँ, शेयर कर दो ताकि मारो राजस्थान पढ़ेगा भी बढ़ेगा भी। ठीक है, हो गया हो गया, आई थिंक सारा हो गया। कोई पॉइंट मिस हो तो मैंने अंडरलाइन जरूर कर रखा है, आप लोग एक बार रीडिंग दे देना उसको। ठीक है, नजर डाल लेना एक बार बस, और मुझे नहीं लग रहा उससे ज्यादा कोई क्वेश्चन वगैरह आएंगे। टाइम तो ले रही हूँ मैं आप लोगों का, बट ठीक है चलता है। हाँ हो गया, आई बिलीव हो गया हो गया हो गया, सारा ही हो गया, सारा करा दिया मैंने। ठीक है, चलो खुश हो जाओ। आई होप सबको पसंद आया होगा। सुबह 8 बजे फ्री लाइव क्लास में पधारना जरूर है, प्लस कम्युनिटी का पार्ट बनो, वहां पे और अच्छे तरीके से पढ़ाई होती है, सिलेबस सिस्टमेटिकली कवर होता है। MRP 10 कोड लगाना मत भूलना, कोड नहीं लगाना तो लिंक से जाके क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन कर लो। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सबको मेरी तरफ से घड़ी घड़ी राम राम।